औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम नंबर 3 जो है हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसे प्रूव करेंगे, उसकी फिगर देखेंगे कैसे बनानी है, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ये सारी चीजें और कौन कौन से थ्योरम इसमें यूज होंगे वो भी आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। और इतना बताऊंगा कि बेटा जो दो थ्योरम हमने पीछे प्रूव किए हैं वही दो थ्योरम इंशाल्लाह यहाँ पे किसी हद तक यूज होंगे, अच्छी खासी हद तक यूज होंगे। फिर आगे भी इंशाल्लाह 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 ये 3 थ्योरम्स आगे वालों को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे पीछे वाले थ्योरम्स का ख्याल कीजिएगा। मैंने अभी क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से सवाल किया कि बेटा जी अगर आपके पास कोई सी दो लाइंस है तो आपने प्रूफ करना हो कि वो पैरेलल है। कोई सी दो लाइंस है वो क्या पैरेलल है, आपके पास क्या तरीका कार होगा उनको इस बात को प्रूफ करने का कि वो पैरेलल है। ये दो लाइंस है, मुझे नहीं पता, एक बंदा कहता है देखो बेटा यूक्लिडियन या यूक्लिडस कहता था या अक़लीदस उर्दू में कहते हैं, वो कहता था कि अगर कोई चीज ट्रू है, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू, या ए स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए प्रूफ। कोई बात उस वक्त दुरुस्त होगी या कोई बात सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दुरुस्त होती है जब उसका आपके पास कोई प्रूफ हो। बगैर प्रूफ के कोई बात ट्रू नहीं है। बात ट्रू है तो प्रूफ होगा, ठीक है, अगर प्रूफ है तो बात ट्रू होगी। इफ एंड ओनली की कंडीशन है। ये दो लाइंस है, आप कहेंगे भाई नजर आ रहा पैरेलल है, बेटा मैथमेटिक्स प्रूफ मांगता है। अब कैसे प्रूफ करेंगे ये दोनों लाइनें पैरेलल है? तो मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेंगे अपने पास। और मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन भी अलाउड है या नहीं अलाउड है ना, आपने सिर्फ ये प्रूव कर देना है कि इस तरह जो दो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। बस आपने अपना काम कर लिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ नहीं यार कि अगर 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 आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाए कि जो दो अल्टरनेट एंगल्स इन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने से बनेंगे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप इन दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दे तो बेटा जी आपने क्या साबित कर दिया कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये थ्योरम है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस एंड द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो पक्की बात है लाइंस पैरेलल होंगी। ये थ्योरम है। देन द लाइंस आर पैरेलल। इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। आप सिर्फ ये शो कर दें कि ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैं आपको ये शो कर दूंगा कि आपकी दोनों लाइंस पैरेलल है। मुझे आप ये अश्योरिटी दे दें। और इसी चीज को हम लोगों ने अपने प्रीवियस थ्योरम 11.2 में यूज किया। याद है कल आपको मैंने यूज किया था कि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो मुझे नहीं पता था ना 3 और 4 थे मेरे ख्याल में, 3 से मैंने 3 और 4 का नाम ही दिया था उनको। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था लाइंस पैरेलल है तो मैंने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर कहा ये 3 और 4 कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने ये साबित कर दिया कि ये दो अल्टरनेट थे तो अल्टरनेट, लेकिन मैं उनको कॉन्ग्रुएंट क्या नहीं सकता था। फिर मैंने उनको कॉन्ग्रुएंट बनाया। जब वो कॉन्ग्रुएंट बन गए तो मैंने कहा भाई अब ये दो एंगल्स जो कि अल्टरनेट और कॉन्ग्रुएंट भी है सो देयरफॉर लाइंस पैरेलल होंगी। अब मेरे पास पता है कितने थ्योरम्स आ चुके हैं? अब मेरे पास 2 थ्योरम थे दो लाइंस को पैरेलल करने के। समझ आया कैसे? अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो या एक क्वाड्रिलेटरल हो, उसकी दो साइड्स पैरेलल भी हो कॉन्ग्रुएंट भी हो, तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। आपका लास्ट थ्योरम जो कि सेकंड थ्योरम था वो कहता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो तो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम होगा। मतलब क्या कि बाकी दो साइड्स भी पैरेलल होंगी और कॉन्ग्रुएंट होंगी। दो साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हो तो बाकी दो भी क्या होगी? ये तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। समझ आया नहीं यार? तो नो आई हैव टू थ्योरम्स कि मैं अगर कहीं पैरेललोग्राम बना के ये शो कर दूं कि ये दो साइड्स पैरेलल है तो बाकी दो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। वो थ्योरम भी हम यहां पे यूज करेंगे। नो आई हैव द 2 थ्योरम्स फॉर शोइंग दैट द 2 लाइंस आर पैरेलल। 2 लाइंस आर पैरेलल।
पहले तो यही था मेरे पास है कि मैं ये शो करूं कि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया ये नहीं हुआ? सो बेटा जी ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि कोई सी दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब आपका ट्रांसवर्सल, जब जो अल्टरनेट एंगल्स बनाएगा उनके साथ वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। समझ आया नहीं आया? ये बेटा हमने यूज करके अपना थ्योरम नंबर 11.2 यूज किया, ये थ्योरम यूज किया हमने उसके अंदर। अब जी जो हमारा थ्योरम है हम उसकी तरफ चलते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है जी? एनालिटिकली प्रूफ दे चुका हूं मैं आपको, एनालिटिकल प्रूफ दे चुका हूं एनालिटिकल ज्योमेट्री में बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। मैं इसको वेरीफाई करवा चुका हूं आपको। समझ आया नहीं यार? इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं। 9.3 जो है आप उसकी जाके थ्योरी में देखें तो इसके बारे में काफी हद में, काफी डिटेल में बात हुई है। 9.4 में तो मिड पॉइंट फार्मूले पे बात हो रही है ना। 9.3 में जो लास्ट आपकी एग्जांपल थी वहां हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। इसको हम प्रूफ एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, याद रखना। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है? इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में प्रूफ करना है। बात समझ आई? यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने इसको प्रूफ करना है। प्रॉब्लम किसी को तो गौर से देखें जी। कहते थे लाइन सेगमेंट, गौर से सुन रहे हो? लाइन सेगमेंट समझ आया ना? एक लाइन का एक टुकड़ा होगा, मतलब एक ऐसी लाइन होगी जो जिसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हमें पता होगा। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हमें स्पेसिफिक लेंथ की एक लाइन होगी। तो कहता है ज्वाइनिंग, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे, मिलाए किसको? द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इस बात को समझे, ज़हन नशीन करें इस बात को। ये बेटा आपके लिए नुकसान दे नहीं है। आप लोग पीछे क्यों रहते जा रहे हो? अच्छा थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन आप गौर नहीं करते, अपने मिसाल खुद बढ़ा रहे हो। अभी तक अपने दिल को आपने इस तरफ राग़िब भी नहीं किया। आपका और बड़े काम है, आपका खेलना भी है, कूदना भी है, आपको और बड़े काम करना। अल्लाह वालों ये भी तो कर लो ना। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है किसी बच्चे का दिल इस तरफ फिर जाए। लाइन सेगमेंट है, उसका काम क्या? ज्वाइन कर रहा है किसको? मिड पॉइंट्स। ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप लोग, इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं एल और एम। क्या कर रहा है? वो ज्वाइन कर रहा है दोनों मिड पॉइंट्स को, किसके? ट्राइंगल्स की दो साइड्स के। क्लियर हो गया? यहां तक बेटा आपका गिवन है। एक ट्राइंगल है, एक लाइन सेगमेंट, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर हो गया? ये आपका गिवन है। अब वो लाइन सेगमेंट के बारे में इज पैरेलल। अब वो जो लाइन सेगमेंट होगा, वो लाइन सेगमेंट जिसकी क्या खुसूसियात हो कि वो ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, ऐसा लाइन सेगमेंट। हर लाइन सेगमेंट नहीं, मैं बहुत सारे लाइन सेगमेंट यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन वो लाइन सेगमेंट जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा इज, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। अब आपने ये प्रूव करना, क्या वो पैरेलल होगा। वो क्या है? पैरेलल। कभी मीट नहीं करेगा, कभी मीट नहीं करेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो पैरेलल, मैंने कल पैरेलल की डेफिनेशन बताई थी ना, दो को प्लेनर लाइंस जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, कभी एक दूसरे को मीट ना करें। ये मीट देखा आपको नजर तो आ रहा पैरेलल है इसके। इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। दो साइड्स के तो मिड पॉइंट्स को उसने ज्वाइन किया, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। हमने एक ये बात प्रूव करनी, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। एक बात हमने ये प्रूव करनी है। अब देखा फिर पैरेलल प्रूव करना आ गया। क्या आपने प्रूव करना? ये लाइन एल एम जो है वो बीसी के पैरेलल है एंड इज इक्वल, और उसका जो उसकी जो लेंथ होगी, एल एम की जो लेंथ होगी, याद रखना, एंड इट इज इक्वल, और वो बराबर होगा 1/2 ऑफ द थर्ड साइड, या इट्स लेंथ। इट्स से मुराद कौन है? थर्ड साइड। थर्ड साइड इट्स लेंथ से मुराद कौन है? जो आपका लाइन सेगमेंट किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगा, और उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो तीसरी साइड की लेंथ के किसके बराबर होगी? हाफ के बराबर होगी। समझ आ नहीं? इसकी लेंथ एल एम की जो लेंथ होगी वो लेंथ ऑफ बीसी के हाफ के बराबर होगी। इसकी लेंथ को 1/2 से डिवाइड करो, इसकी लेंथ के बराबर आ जाएगी। ये आपने प्रूव करना है। दो बातें बेटा जी, यहां टू प्रूव में दो बातें हैं। एक ये प्रूव करना है एल एम बीसी के पैरेलल है, और दूसरा ये प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एल एम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी। इसके मैग्नीट्यूड का आधा करो तो इसके बराबर आएगा, इसका हाफ इसके बराबर है। नहीं समझे अभी भी? ये बेटा आपका थ्योरम है। यहां तक किसी बच्चे को मसला हो पूछो उससे। सुनो जी, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल हमने बना ली, क्लियर? ए बी सी।
इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ये होगा, इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपकी साइड BC का मिड पॉइंट P है, आपकी साइड CA का मिड पॉइंट Q है। तो हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट के जरिए से P और Q को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? क्लियर? यही तो हमारा गिवन है। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, बुक पर भी देख लें आप लोग। पहले क्या बताएंगे कि हमारे पास जो हमारी दो साइड्स हैं, ऐसे ही ट्रायंगल ABC में क्या बताएंगे, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, देखिए P किसका मिड पॉइंट है, BC का, एंड Q किसका है, CA का या AC का, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। और क्या कहेंगे, P क्या, लाइन सेगमेंट PQ ज्वाइंस, और ज्वाइन कर रहा है किसको, P to Q। लाइन सेगमेंट PQ क्या कर रहा है, P को Q से ज्वाइन कर रहा है। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा बेटा, हमने ये कह दिया कि P और Q इन दोनों लाइंस के मिड पॉइंट्स हैं। इसका मुझे आप मैथमेटिकल मीनिंग समझा सकते हैं कि P मिड पॉइंट है BC का, इसका क्या मतलब है? इसका मैथमेटिकल मीनिंग मुझे समझा सकते हैं? मैंने आपको ये बात कब समझाई थी? मैंने ये बात आपको दो तरीकों से लिखना सिखाया था। तो जी आप बता दें, जिक्रिया बता दें जी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। अब मैं ये सारा कुछ ना, ये मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये पहले P का मीनिंग लिखूंगा, दैट इज, ठीक है बेटा, ताकि आपको प्रूफ करने में कोई मुश्किल ना हो। P मिड पॉइंट है BC का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ, जिक्रिया बता रहे हैं। एंगल नहीं ना पुत्र, ये एंगल का बाइसेक्टर थोड़ी है। जी हमजा, मैग्नीट्यूड ऑफ साइड्स, magnitude of side CP is congruent to magnitude of side PB। पुत्र अगर मैग्नीट्यूड लिखा ना तो फिर कॉन्ग्रुएंट में मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। इसलिए कॉन्ग्रुएंट में दोनों चीजें पूरी हो गई हैं। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? एंड Q मिड पॉइंट है, क्या मतलब है इसका? ये सुन लो और से जी। CQ या QC इज कॉन्ग्रुएंट टू QA, मिड पॉइंट है ना। Q से A का फासला, Q से C का फासला, दोनों एंड पॉइंट्स का फासला बराबर होगा, ठीक है। हमसे इसको एक और तरीके से करा कि CP का टोटल लाइन की लेंथ के साथ क्या ताल्लुक है। CP का मैग्नीट्यूड जो है, magnitude of side CP is equal to half of the side magnitude। किसका मिड पॉइंट है? BC का, तो BC के हाफ के बराबर होगा। सिमिलरली QC या QA का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ AC के बराबर होगा। ये दो स्टेटमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। समझे हैं कि नहीं समझे? बोले ना, नहीं समझे? ये मतलब है इनका। मैथमेटिक्स लिखना आना चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द मैथमेटिक्स ऑफ एन इंग्लिश स्टेटमेंट, यू आर नॉट अ मैथमेटिशियन। You are not able to transform the English statements into the mathematical statements. So you are not for mathematics. Go and study something else. इसके अलावा आपको और चीज पढ़े। मैथमेटिशियंस का काम ही हर चीज को क्वांटाइज करना होता है, सिंबल्स में कैद करना होता है, बड़े बड़े जुमलों को, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को क्या सिंबल्स में बयान करना है। मैथमेटिशियंस का काम दुनिया को खूबसूरत बनाना है, सिंबलाइज करना, दुनिया को सिस्टमैटिक करना है।
समझ आ रही है? मैथमेटिशियंस जो है वो एक स्टेटमेंट के अंदर पूरी दुनिया को बंद कर देते हैं। समझ आ रही है? मुख्तसर अल्फाज में जामे बात करना मैथमेटिशियंस का काम है, समझने की कोशिश किया करें। अब इसका उर्दू में ये या इंग्लिश में क्या मतलब है, ये जो आपने कहा मिड पॉइंट है, ये इसका मतलब है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? नहीं आ गया? क्लियर है बेटा? ये आपके लिए मैथमेटिकल, ये है आपका गिवन मैथमेटिकली। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा टू प्रूव क्या है जी, इसके बाद पढ़ो कि ये जो पी क्यू है ना, दिस पी क्यू जो ज्वाइन कर रहा मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स को, इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये लिखा हुआ ना, इसके बाद जो बातें कही जा रही है वो यही कही जा रही है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन थी? ए बी। तो क्यू पी, ठीक है, पहली बात तो ये पैरेलल होगा ए बी के। क्लियर हो गया? एंड और हमने क्या प्रूव करना है कि जो क्यू पी का मैग्नीट्यूड है ना, वो बराबर होगा हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ, ए बी। प्रॉब्लम किसी को? एनी कौन सी हुई है? क्योंकि मुझे पैरेलल भी शो करना है, और हमने पीछे वाले थ्योरम में पैरेलल शो किया है ना। 11.2 थ्योरम जो है उसके अंदर हमने क्या किया था, इधर देखें जरा। इस थ्योरम में हमने ये कहा कि अगर कोई सी दो साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, इट इज ए पैरेललोग्राम। इसके अंदर सारी दुनिया बंद है। उसने कहा दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। तो पैरेललोग्राम कब होगा? जब बाकी दो भी क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगी और कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल, हमें सिर्फ पैरेलल चाहिए, कॉन्ग्रुएंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक ये थ्योरम है कि आप पहली बात वहां पे पैरेललोग्राम बनाए और कोई सी दो साइड्स को एक दूसरे के कर दें, पैरेलल कर दें, ऑटोमेटिकली बाकी दो भी क्या हो जाएंगी। और एक मैंने कहा था अल्टरनेट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें, लाइंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? पैरेलल। लेकिन अब वहां पे अब यहाँ पे हम लोग ये थ्योरम यूज करेंगे, वो पुराना थ्योरम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। सो देखो हम लोग यही यूज करेंगे, और जो आपके कोर्स में मैं इंशाल्लाह उसी पे कंसंट्रेट करूंगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह यूज मैं वो भी कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? सो बेटा जी काम शुरू करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करने का अंदाज ये है कि बेटा गौर करना, मैं कहूंगा कि क्यू पी को मैं कहां तक एक्सटेंड करूंगा, गौर से देखना। क्यू पी को मैंने टी तक एक्सटेंड किया, लेकिन इस एक्सटेंशन के पीछे एक चीज ज़हन नशीन होनी चाहिए कि जितनी लेंथ क्यू पी की है उतनी लेंथ किसकी होनी चाहिए? क्यू डी की। क्लियर हो गया? मैंने क्या किया है, इस क्यू बी को टी तक एक्सटेंड किया और जहन में यह रखा कि जितना डिस्टेंस क्यू से पी का उतना डिस्टेंस क्यू का टी से है। तो फिर क्यू का बन जाएगा, क्यू का पी से डिस्टेंस और क्यू का टी से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा चले मैं लिखता हूं पहले कंस्ट्रक्शन, मैं देखता हूं कि आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकते नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है कि एक्सटेंड या प्रोड्यूस पी क्यू टू टी सच दैट, ज़हन में ये होना चाहिए इस अंदाज में, सजदार का मतलब इस अंदाज में कि सच दैट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी। क्या मतलब है इसका? कि पी का क्यू से डिस्टेंस और क्यू का टी से डिस्टेंस दोनों क्या है? क्या मतलब है इसका? बताएं। लेबल द एंगल्स as angle 1, angle 2, सुन रहे हैं? मैं यहां एंगल्स को नाम दूंगा,
1 2 और 3, फुल स्टॉप। अपनी मर्जी से एंगल्स को नाम दे दें, बस प्रॉब्लम किसी को। तो ये मुझे बताएं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बस अगर आप ये एक्सप्लेन कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हमजा आप बताएं जी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि पुत्र ताला लगाना सीखते हो तो खोलना पहले सीखा करो, लॉक लगाना बाद में सीखा करो, पहले खोलना सीखा करो। अल्लाह वालों, आपको ये पता था अगर P मिड पॉइंट है तो आपने क्या लिख दिया था कि C, अगर ये मिड पॉइंट है तो P का B से डिस्टेंस और P का C से डिस्टेंस बराबर है, लिखा आपने। अल्लाह वालों, मैं कह रहा हूं Q का P से डिस्टेंस और Q का T से डिस्टेंस बराबर है, तो क्या ये Q मिड पॉइंट नहीं है? इसकी इंग्लिश मतलब ये है कि Q इज द मिड पॉइंट। ओ सर, सब पकड़ लो आप सारे, ये मतलब है इसका, तो यही तो मतलब है कि अगर एक पॉइंट का किसी लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट से फासला बराबर है तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट होगा। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ TP, टोटल लाइन का TP। तो Q इज, जी जी यही बात है। टोटल लाइन क्या है? TP, एंड पॉइंट्स ये हैं। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछें। ये बेटा हमारी कंस्ट्रक्शन है, क्यों किया ऐसे मैं बताता हूं आपको। आपको कहीं पैरेललोग्राम नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आपको? कहां है ये? मैं पता क्या करूंगा, गौर से सुनना। मैं इस साइड को इस साइड के कोंग्रुएंट करूंगा और पैरेलल भी प्रूव कर दूंगा। कैसे? गौर करना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट बनेंगे। सुन रहे हो? सुन रहे हो? अल्टरनेट कैसे? देखें, अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूं और इसको भी ड्रॉ करूं तो ये दोनों लाइनें देखें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, चेक करें। अगर मेरे पास एक लाइन यूं हो, एक लाइन यूं हो, तो ये कौन है? BC, चेक कर रहे हैं। ये कौन है? AT, देख रहे हैं आप लोग? और ठीक है, और ये कौन होगा? AQ, देखें। सॉरी, AC, सुन रहे नहीं? देखें AC जा रही है। तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल है, चेक करें। इसको हमने 3 कहा हुआ, ये आपका एंगल C है, तो अल्टरनेट नहीं है। ये पैरेलल लाइन है ना, नजर आ रहा नहीं आ रहा? इन दोनों लाइनों को AC क्या कर रहा है? कट कर रहा है। अब मैंने अगर ये शो कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कोंग्रुएंट है, तो भाई जी पक्की बात है, फिर तो मैं कहूंगा ना कि BC इज AC। वो थ्योरम अभी यूज होगा यहां पे। वो थ्योरम हमने ये शो करना कि ये जो अल्टरनेट एंगल है ये कोंग्रुएंट है। जब अल्टरनेट एंगल्स कोंग्रुएंट हो जाए तो बच्चे पक्की बात है, ट्रांसवर्सल जिन दो लाइंस को मीट करके वो अल्टरनेट एंगल्स बना रहा होगा, वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये थ्योरम है भाई। आज मैंने सुबह पूछा, सारे चुप थे। ये थ्योरम यूज होना है, बार बार यूज होना है इस चैप्टर में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अल्टरनेट एंगल्स कोंग्रुएंट हो तो ट्रांसवर्सल जिन लाइंस को मीट करके वो अल्टरनेट एंगल्स बनाता है ना, वो दोनों लाइनें कोंग्रुएंट होती हैं, है ना? पैरेलल होती हैं। शाबाश, गुड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो ये मतलब है बेटा जी, अगर आपने ये याद, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने अपने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर, जिसको मैंने बेसिक्स का नाम दिया, मैंने सारा कुछ उसमें बताया। तो आप लोग उसको देखें जाके इंशाल्लाह। अगर वहां पे फिर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बेटा मौजूद हूं, हाजिर हूं यहाँ पे आपके सामने, आपकी खिदमत के लिए, आपको बताने के लिए। हमारा कोई और काम नहीं है, कोई और काम नहीं है हमारा, सादा सी बात है। ठीक है, मुझे पकड़े, मैं समझाऊंगा आपको, इट्स माई ड्यूटी। तो कंस्ट्रक्शन मैंने सिर्फ क्या किया है, इस साइड QP को T तक एक्सटेंड किया और जेन में ये रखा कि ये Q से T तक का डिस्टेंस है ना, ये बराबर होना चाहिए Q का P से डिस्टेंस का। मतलब Q को मिड पॉइंट बनाना है मैंने। Q से P तक का डिस्टेंस जो है इसी के बराबर ये T डिस्टेंस पे आप जितना Q से P दूर है ना, उतना ही दूर आप T लें और उसको Q से मिला दें। इसका क्या फायदा होगा मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। इसका फायदा ये होगा कि मैं TP को कोंग्रुएंट साबित कर दूंगा किसके? AB के। क्या साबित कर दूंगा? AB के बराबर साबित कर दूंगा। और मुझे पता है कि Q क्या, दोनों डेफिनेशन यूज होंगी हमका यहाँ पे भी।
मुझे पता है क्यू मिड पॉइंट है, मैंने ये तो लिखा क्यू मिड पॉइंट है, तो मैं मिड पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन यहां पे यूज करूंगा कि ये जो क्यू टी है ना, असल में ये तो टोटल लाइन टीपी के आपके बराबर है, क्योंकि पूरी लाइन टीपी एबी के कॉन्ग्रुएंट साबित होगी भी थोड़ी देर में। समझ आया? मैंने आपके बराबर भी तो प्रूफ करना ना कि क्यूपी एबी के आपके बराबर है, तो मैं पहले टीपी को एबी के कॉन्ग्रुएंट साबित करूंगा। समझ आया? और फिर बताऊंगा भाई जो क्यूपी है ये तो टीपी के आपके बराबर है, तो इसका मतलब इसके भी आपके बराबर होगा। ये मैंने प्रूव करना। ज़हन में ये चीजें होनी चाहिए। ये पैरेललोग्राम बन गया है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, तो मैं ए बी को टीपी के कॉन्ग्रुएंट नहीं साबित कर सकता, कर सकता हूं। जब ए बी टीपी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो मुझे ये पता है कि क्यूपी का टीपी के साथ क्या ताल्लुक है, उसका हाफ है, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, तो क्यूपी इज हाफ ऑफ टीपी, तो अगर टीपी का हाफ है तो ए बी का भी हाफ होगा। ये बात भी प्रूफ हो जाएगी। और जब मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि सी और 3, सी और अल्टरनेट है ना, कॉन्ग्रुएंट है, जब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो पूरी लाइन बीसी टी ए के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो मैंने प्रूफ, समझ आया नहीं यार? जब ये दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगी, तो प्रीवियस थ्योरम 11.2 कहता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों और कॉन्ग्रुएंट हो, तो बाकी दो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी और कॉन्ग्रुएंट होंगी। पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा? तो मैंने ऑटोमेटिकली प्रूव कर देना कि टीपी जो है वो एबी के क्या है, पैरेलल है। हाफ तो प्रूव कर देंगे पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम वाला थ्योरम प्रीवियस यूज करो ना, कि आपने बीपी को टीए के पैरेलल साबित कर दिया और कॉन्ग्रुएंट भी साबित करेंगे हम लोग। जब ये उसके कॉन्ग्रुएंट भी होगी, पैरेलल भी होगी, तो बेटा प्रीवियस थ्योरम ये कहता है, प्रीवियस में क्या था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो साइड एक दूसरे के पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो, तो वो पैरेललोग्राम होती है। बेटा मैथमेटिकली मैंने उसका मतलब आपको बताया था कि उसकी बाकी दो साइड्स भी क्या होंगी, पैरेलल होगी और कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मैं इस थ्योरम को यूज करूंगा, यहां पे पैरेलल भी शो कर दूंगा। समझे नहीं समझे? सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। स्टेटमेंट्स देंगे और बेटा जी रीजंस देंगे। क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चों का मसला हो? जो गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, कंस्ट्रक्शन की। सो अब देखें जी जरा बेटा, ये दो ट्रायंगल्स देख लें, एक ये जिसमें छोटा सा टिक लगा रहा हूं और दूसरी ये। इन दोनों के दरम्यान में हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल बताएं जी, क्यू क्यू सी पी। बताएं क्यू का मैचिंग पोजीशन पॉइंट क्या होगा? क्यू ही होगा। क्यू टी कहोगे, अच्छा बताओ अब सी का मैचिंग पोजीशन पॉइंट कौन होगा? टी होगा या ए होगा? ए होगा। क्यों? आपको पता टी और पी सेम होंगे ना, लेंथ सेम है ना। क्यू पी की लेंथ तो क्यू टी की लेंथ सेम है, इसका मतलब टी और पी दोनों सेम होंगे ना। तो ए, तो क्यू ए टी, ये ट्रायंगल, इन दोनों में बेटा आप करस्पॉन्डेंस ले लें। तो पहली चीज जो बेटा जी आपको यहां लिखनी पड़ेगी, मैंने अभी कंस्ट्रक्शन में आपसे ये कहा था, एक तो आपको गिवन है ना कि क्यू मिड पॉइंट है। इन दोनों ट्रायंगल में देखें, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट। वजह क्योंकि ये क्यू मिड पॉइंट है, ऐसा है या नहीं? गिवन है ना आपको। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर क्यू सी। कौन? क्यू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू ए। क्यू ए क्यों? क्यू का सी से डिस्टेंस और क्यू का ए से डिस्टेंस दोनों इक्वल है ना। हमने यहां लिखा था, ये गिवन कह रहा हूं, और गिवन में क्या था? क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा आप, एसी। प्रॉब्लम किसी को? दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ना। मैंने कल कहा था जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं, बन रहे ना यहाँ पे। तो वो एंगल जिनका सिर्फ वर्टेक्स कॉमन हो, कोई आर्म कॉमन ना हो, उन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। तो क्या 2 और 1 वर्टिकल नहीं है? और मैंने कहा था वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं बेटा?
क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1, वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फुल स्टॉप। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? अभी तक कितनी बातें कर चुके हैं, इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इस एंगल को इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। बेटा जी मैंने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ TP, so therefore I can write here the distance of Q from T and the distance of Q from P is also same, so therefore QAC का भी मिड पॉइंट है और Q जो है वो TP का भी मिड पॉइंट है, ऐसा है या नहीं? so therefore QP is congruent to QT. any problem? this is the third statement। और तीन बातें चाहिए होती है दो ट्रायंगल्स के बारे में। अब देखिए आपने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा देना है, लिहाजा जी हमारी जो दो ट्रायंगल जिनमें हमने कोरेस्पोंडेंस ली थी QCP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAT। दिस इज साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। प्रॉब्लम किसी को? नो लेट अस स्टार्ट अवर वर्क। अब हमें वो बातें यहां लिखनी है जिनके लिए हमने इनको ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट साबित किया। बेटा मुझे ये बताएं कि जो आपका एंगल C है कहां पे है? ये C देख रहे हैं, C देख रहे हैं, इसका मैचिंग पोजीशन पॉइंट कौन सा? A, यही है ना? A पे कौन सा एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में? 3, और C एंगल बेशक आप नाम दे दें उसे, तो कहना राइट हियर एंगल लिख सकता हूं मैं? बोलो एंगल C is congruent to angle 3, एंगल 3। इसे स्टेटमेंट नंबर 4 का नाम दे दो। क्या लिखूंगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles, congruent। प्रॉब्लम किसी को? हाँ बेटा जी ए का नाम क्या? 3 है ना? चलो दे देते, थीटा नाम दे दूं। जब सी कह दिए तो रहने देना आप, सी भी तो नाम ही है ना एक यार, क्या ख्याल है? सी भी तो एक नाम ही है, इसका काम बढ़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल नेक्स्ट में दे दिया करूंगा, ठीक है? आगे चले, याद रहेगा ना तुझे? इसका नाम सी रख दिया हमने, इस एंगल का नाम ले, मैं इसके अंदर भी सी डाल देता हूं, ये ले। अब ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा बेटा जी ये जो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं ना, इनसे हमने काम करना है। मैंने एंगल सी को एंगल 3 के जो कॉन्ग्रुएंट कहा, इससे पैरेलल जो हमने साइड्स को प्रूव करना ना वो होगा, ठीक है? एक चीज इससे प्रूफ होगी। अब दूसरी चीज लिखने जा रहा हूं, और से सुनना। आपने कह दिया ये वाली साइड किस साइड के? इस साइड के। ये वाली साइड इस साइड के, तो ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? इस साइड के। तो यहां लिख रहा हूं मैं, और से सुने, साइड CP इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TA। बेटा जी ये दो स्टेटमेंट्स हमने लिखा, अब मेरे बच्चे ने गौर से सुनते रहना मुझे। ये दो स्टेटमेंट्स आप लिखे हैं। अब चौथी स्टेटमेंट जो है हमने उससे अपना काम करना है, ठीक है? पहले चौथी को यूज करेंगे, फिर मैं पांचवी को यूज करूंगा। अब चौथी से क्या कुछ, हम अब एक को पकड़ो, पहले चौथी को पकड़ो और अपना काम पूरा कर लो, ठीक है? अपना काम पहले पूरा करो। कैसे? गौर करें, अगर आप इस पूरी लाइन को, ये लाइन जो है देख रहे हैं आप, ये लाइन और ये लाइन, इसे ट्रांसवर्सल समझ ले। मैं अलग से आपको प्लॉट कर देता हूं। ये यहां से वो जो डॉटेड लाइन आपकी जा रही है ऊपर, जा रही है ना 80, मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। यहां से आपकी एक लाइन इधर जा रही है, यहां C है आपका, यहां B है आपका, इसको ऊपर जाने दे थोड़ा सा और बढ़ा दें आगे, कोई मसला नहीं है। बेटा आपका एंगल C यहां पे और एंगल 3 यहां पे, ठीक है? क्या ये अल्टरनेट एंगल्स नहीं? दोनों इंटीरियर है, दोनों इंटीरियर है, दोनों नॉन एडजेसेंट है और अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे है। जो ये अल्टरनेट तो है, मजे की बात हमने कॉन्ग्रुएंट भी कह दिया, हुए नहीं हुए?
कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो बेटा मैंने थ्योरम बताया था कि अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। कॉन्ग्रुएंट पैरेलल होती है। अल्टरनेट एंगल्स, मैं शुरू का आपसे थ्योरम पूछ रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन ही यहाँ तो ये था कि अल्टरनेट आपने प्रूव करना हो दो लाइंस पैरेलल है, तो कैसे करेंगे भाई जी? जो अल्टरनेट एंगल्स है उनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, आपकी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब देखा ट्रांसवर्सल बना खुद या नहीं बना? बन गया ना। आपने प्रूव करना अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब गौर से सुनना बेटा जी, यहां पे ना आपका एक पॉइंट है P। हम पहले पता क्या कहेंगे? गौर से सुनना, गौर से सुनना। एंड इस स्टेटमेंट को यूज करके कहेंगे ये CPTA के क्या आया? और भाई ये पैरेलल भी है, लेकिन कौन सपोर्ट करेगा? ये 3 से शायद लिखना तुमने, 3 से, ये सॉरी 4 से। ये एंगल 3 और एंगल C वाली जिन्होंने 3 इसलिए कह रहा था। 4 स्टेटमेंट को आपने यूज करना। ये तो अल्टरनेट एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो लाइंस क्या हो गई? कौन सी? अरे मैं CP को कहूंगा क्या? CP को कहूंगा ये TA का कॉन्ग्रुएंट है। और भाई अगर CP कॉन्ग्रुएंट हो गई है, वो तो एक पार्ट है क्या? पूरी BC कॉन्ग्रुएंट नहीं। बात समझे नहीं समझे? कुछ इस तरह की चीजें आपकी बुक में, लेकिन मैं बुक से थोड़ा सा हट के आज आपको पहले मैं ना तीसरी स्टेटमेंट को पकड़ के सारी बातें लिखूंगा, ठीक है ना? और बात समझे नहीं समझे? अब गौर से सुनना। तो अगर एक लाइन का एक टुकड़ा किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो क्या पूरी लाइन पैरेलल नहीं होगी? होगी ना। तो अगर CPTA के पैरेलल है तो मैं BP को भी कहूंगा ये TA के पैरेलल है। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट अभी हम लिखेंगे। बेटा यहां तक बात समझ आई है सबको? ये नहीं आई? क्लियर है सबको? अब मैं चलूं आगे, गौर से देखना। फिर मैं जरा इसको अलग कर दूं। देखें, तीसरे से लिख रहा हूं, कौन सी लाइंस पैरेलल होगी? पहले ये एक टुकड़ा कहूंगा, तो मैं बुक के बराबर भी हमने चलना है ना, तो हम ये लिखेंगे कि CP जो है ये पैरेलल है किसके? TA के। यहां किसी बच्चे को मसला हो नहीं है? ये मैं कहां से लिख रहा हूं जी? ये छठी स्टेटमेंट आ गई। ये कौन सी स्टेटमेंट को यूज किया? चौथी को। और चौथी को यूज किया है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है एक दूसरे के। अब ठीक है, तो हमने, मैं अगर यहां पे ये लिख दूं फ्रॉम 4 तो आपको बात ज्यादा समझ, मैं वैसे यहां लिख देता हूं ना पहले फ्रॉम 4। मैंने ये बात कहां से लिखी है? क्यों लिखी है चौथी से? सही लिख दिया। गुड गुड यार, गुड, शाबाश। ये ले, अब मैंने यहां देखें क्या लिखूंगा? अल्टर नेट एंगल्स आर congruent, so lines are parallel। ये दो लाइनों का मतलब जानते हैं ना, पैरेलल। ये मैंने यहां लिखा है। यहां किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछे, यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो P है, P ये तो मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो पूरी लाइन BC पैरेलल नहीं होगी। BC, मैंने पहले BC की बात की है ना, आप यहां लिखे। अब मैं TA को रिप्लेस करने लगा हूं, सॉरी इसको CP को रिप्लेस करने लगा हूं BP से। किससे? BP से। सुन रहे हो? BP is parallel to TA। किसी बच्चे को इस पे कोई हो प्रॉब्लम तो पूछे। वजह मैंने ऐसे क्यों लिखा? ओ भाईजान, ये जो CP और BP है दोनों एक ही लाइन पे मौजूद है, वो पूरी लाइन पैरेलल है। ये इन्होंने वैसे जो है वो काम ठीक नहीं किया। यहाँ पे पूरी साइड BC लिखते तो मजा आता, BC लिखते TA के पैरेलल है, और फिर कहते चलो जी अगर पूरी लाइन तो एक टुकड़ा भी पैरेलल तो पूरी लाइन पैरेलल होती है। ठीक है बेटा, तो BP यहाँ किसी को प्रॉब्लम है, इसका रीजन ये है, सिर्फ आपने ये कहना था कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। पूरी BC असल में पैरेलल है। अगर लाइन का एक टुकड़ा पैरेलल हो तो पूरी लाइन क्या होती है? तो यहां रीजन दे दें कि P इज है ना मिड ऑफ साइड BC। और भाई पूरी BC है तो P मिड पॉइंट है, BP और
टीए भी पैरेलल होंगे। यहां किसी को मसला हो, बेटा जी आपने आधा काम कर दिया, बीपी को किसके पैरेलल कर दिया, हो गया। अब एक और चीज आपने शो करनी है, कौन सी, कि ये टीए बीपी के कोंग्रुएंट है। कैसे होगा, ये 7वीं स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7वीं स्टेटमेंट आधा काम आप कर चुके हैं, अब बाकी आधा काम कौन सी स्टेटमेंट है, ये मैंने 3 को यूज करके ये 7वीं स्टेटमेंट तक प्रूफ की है। और सुन रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलना। ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने पहले लिखी हैं और आप चौथी को यूज करके मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अल्टरनेट एंगल्स कोंग्रुएंट है, सीपी टीए के कोंग्रुएंट तो सीपी कोंग्रुएंट तो पीबी भी कोंग्रुएंट, यहां तक पहुंच गया हूं। किसको यूज करके, चौथी को यूज करके। अब मुझे शो करना है कि यार ये टीए असल में बीपी के क्या 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 पैरेलल तो शो कर दिया, कोंग्रुएंट शो करना है ताकि मैं प्रीवियस थ्योरम यूज कर सकूं। ये पैरेलल हो गई है बीपी टीए के। अब मुझे शो करना है कि जो टी है बीपी का कोंग्रुएंट भी है। कैसे शो करूंगा बताएं। 5वीं स्टेटमेंट आपके सामने है, 5वीं स्टेटमेंट आपके सामने है। अब मैंने चौथी को यूज करके पैरेलल शो किया, 5वीं को यूज करके कोंग्रुएंट शो करूंगा। कैसे बेटा जी, इसमें सीपी नजर आ रहा है आपको, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सीपी जो है वो पीबी के कोंग्रुएंट है? कैसे कोंग्रुएंट, मुझे ये बता दें, हमसे आप बताओ। मिड पॉइंट है बस, नथिंग मोर देन दिस। बेटा जी आप एक स्टेटमेंट लिखते सिर्फ यहां पे थोड़ा दिल पे हाथ रख के, ये 5वीं यूज करूंगा अब मैं। कौन सी 5वीं स्टेटमेंट यूज करूंगा। चौथी इस्तेमाल होकर पैरेलल शो होगा, 5वीं इस्तेमाल होकर कोंग्रुएंट शो होगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो सुन लो, स्टेप बाय स्टेप चलना। तीसरी से क्या शो होगा, सॉरी चौथी से क्या शो होगा, 5वीं से। 5वीं से हमने इसको कोंग्रुएंट शो करना है। बेटा आप लिख के सीपी जो है ना, सीपी इट इज कोंग्रुएंट व्हाट पीबी। तो सुन रहे हो, इसको नाम दे दो ना जरा 8 का। 2 इक्वेशन है आपके पास, उनको कंपेयर करो जिसमें सीपी पक्की बात है। अब जरा गौर करें, अब 5 और 8 को समझ आया नहीं यार। मैंने पहले कहा था 5 को यूज करेंगे, साथ इसके साथ इसकी पीक मिड पॉइंट की डेफिनेशन यूज करेंगे। आप जरा दोनों को कंपेयर करें, दोनों में सीपी आ रहा है। अगर 2 इक्वेशंस की एक साइड कोंग्रुएंट हो तो दूसरी कोंग्रुएंट नहीं होगी। ट्रोमेटिक प्रॉपर्टी यूज कर लो। ट्रोमेटिक अगर राइट हियर फॉर्म 5 एंड 8 लो बेटा, थ्योरम लगाने का आपने सामान बना दिया। क्या कि अब आप लिखें कि भाई साहब ये जो टी ए है ना, क्या टी ए, ये कोंग्रुएंट है किसके, पीबी के। या ये देखो पहले पीबी आपने लिखा, मैं यहां पे पीबी डालता हूं ताकि आपको जरा थोड़ा सा सिमेट्री भी नजर आए ना इक्वेशंस के अंदर। तो पीबी जो है वो तो कोंग्रुएंट भी हो गया किसके, टी ए के। और भाइयों ये 9वीं स्टेटमेंट को देखो और 7वीं को देखो, दो बातें पूरी हो गई हैं। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। मुझे यही 2 चाहिए थी, बाकी मैं कर लूंगा। अब जरा गौर करें, मैं जरा आपको थ्योरम की याद दहानी करा दूं। इधर आए ना जरा, ये थ्योरम नीचे चला गया। ये क्या कह रहा है, अगर 2 साइड्स, इफ 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 4 कोनों वाली बन शक्ल को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर उसकी 2 साइड जो है, यानी 2 अपोजिट साइड जो है वो कोंग्रुएंट भी हो, और तो इट इज ए पैरेललोग्राम का मतलब ये है द रिमेनिंग 2 साइड विल आल्सो पैरेलल। अगर 2 साइड्स पैरेलल और कोंग्रुएंट हो तो बाकी 2 भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी और कोंग्रुएंट होंगी। समझ आया नहीं यार? तो कहना इसे हियर दैट, यहां पे मैं ये कह सकता हूं, देखें आपको समझ आया नहीं यार। अब इस चुकोर को देखें, टी पी बी ए, ये चुकोर नजर आ रही है आपको, नहीं आ रही? ये आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आ रही है, नहीं आ रही? ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, दिस इज नजर आ रही है। मैंने इसमें क्या शो कर दिया, ये आप 7वीं स्टेटमेंट और 9वीं स्टेटमेंट को देखें, मैंने क्या शो कर दिया, मैंने ये शो किया है, हमने ये शो कर दिया है कि भाई ये वाली साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल भी है और ये इसके कोंग्रुएंट भी है। तो भाई जी आप कह सकते हैं कि टीपी बी ए क्या है, पैरेललोग्राम है। मतलब अगर इसकी ये 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल कोंग्रुएंट, तो ये भी क्या होंगी फिर, और कोंग्रुएंट होंगी। पक्की बात है। थ्योरम यूज करो 11.2, और समझे नहीं समझे आ जाए फिर स्टेटमेंट्स। बस इतना काम करना था, समझाया? स्टेप बाय स्टेप चलना पुत्र।
ये तीसरी को यूज करके पैरेलल शो करना है, और इसको यूज कैसे करना है, गिवन वाली स्टेटमेंट यूज करके, समझ आया। और मैंने इसके सामने वैसे गिवन नहीं लिखा, इसके सामने रीजन देना किसका, ये गिवन है हमें। अच्छा जी, स्टेटमेंट्स आ गई, रीजंस भी देंगे। प्रॉब्लम किसी को, अच्छा, तो लिहाजा आई कैन से दैट टी या ए बी पी टी इज ए पैरेललोग्राम। ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, ठीक है। क्या मतलब है, कहां से कह रहा हूं, फ्रॉम 7 and 9, फ्रॉम 7 and 9 चेक कर ले, मैंने हाईलाइट की हुई है दोनों, और 9 भी हाईलाइटेड है और 7 भी हाईलाइटेड है। वजह इसकी रीजन भी मैं लिख देता हूं। क्या, थ्योरम नंबर 11.2 कि व्हेन टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कोंग्रुएंट, ये इसके कोंग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, सो लिहाजा फिर वो पैरेललोग्राम होगा। समझ आया नहीं यार, दैट इज, इसका मतलब ये है जो मैंने बात लिख लेंगे अब 11.2 थ्योरम लिख लोगे। अब दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी पी टी जो है ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये है कि बेटा जी जो आपकी साइड, सुन ले आपकी साइड जो पी बी है वो किसके पैरेलल आई है, ये तो आपने प्रूव कर दिया हुआ है। एंड कॉन्ग्रुएंट तो होगी, एंड ए बी किसके पैरेलल है, टीपी के। क्लियर हुआ बेटा, ये हमें गिवन था और थ्योरम कहता है ये भी होगा, पैरेललोग्राम तभी होगा ना जब ये भी होगा। थ्योरम कहता है अगर ये तुम दो शो कर दिए ना तुमने तो ऑटोमेटिकली बाकी दो भी कहूंगी पैरेलल। पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि बाकी दो साइड भी जो है वो पैरेलल है। ये दूसरा थ्योरम है जिससे आप साइड्स को पैरेलल शो कर सकते हैं। क्या पहली बात तो पैरेललोग्राम शो करे, फिर क्या ठीक है जी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो फिर आपने ये शो कर दिया कि ये दोनों साइड भी क्या पैरेलल है। क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया नहीं हुआ, पक्का या नहीं। तो मैं यहां पे जो मैंने ये बात लिखी है मैं इसको थोड़ा सा वाज़े करके लिख देता हूं क्योंकि मुझे कुछ शो करना था। दैट इज के बाद हम ये कर लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो टी ए है वो पैरेलल है पी बी के, एंड और क्या, और ए बी इज पैरेलल टू टी पी पी, एक ही बात है। ठीक है, समझ आया नहीं आया, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, इसको मैं अगर 10 का नाम दे दूं और इसको मैं 11 का नाम दे दूं, ये इधर आ जाए। यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपको आपकी बुक के साथ भी साथ साथ मैं आपको करवाता जाऊँ। ये देखें, अब यहां से ये लिखा, लिहाजा ये लिखा, अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम लिख दिया ना, तो मैं इसके नीचे दैट इज लिख के ये जो लिखा, लिहाजा मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये शो करने के बाद आप ये भी लिख दें, साथ रीजन दे दें कि अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है जी, और ठीक है उन्होंने कहा BC इज पैरेलल टू LM R, तो देखते हैं। मैं तो में दोनों को लिख रहा हूं ना, आप ये ना लिखें, ये तो हमने प्रूफ कर दिया हुआ ये वाला। ठीक है, और आई विल erase फ्रॉम हियर दिस, दैट इज, इसका मैं रीजन कर दूंगा कि अपोजिट साइड है। सुन रहे नहीं सुन रहे? ए बी किसके पैरेलल, टीपी के। क्या मैं ये कह सकता हूं कि QP इज आल्सो पैरेलल टू AB? AB जो है वो, बल्कि AB पहले लिखता हूं मैं, AB वैसे रहेगा, TT की जगह पे आप QP नहीं कह सकते, पूरी लाइन पैरेलल तो एक टुकड़ा भी पैरेलल होगा। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर QP। क्लियर हो गया, हमें यही प्रूव करना था। और क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर पैरेलल ही है ना। एक बार बेटा आपने शो कर दी, आप इसको बेशक 10 का नाम दे दो, आई हैव शोन इट फ्रॉम द 10। नेक्स्ट अब हमने क्या करना, बहुत आसान है। क्यों, मैंने कंस्ट्रक्शन में एक बात कही थी, अब आदर गौर से सुनना। 10वीं स्टेटमेंट आपने कह दी ना। एक और स्टेटमेंट आप कहें यहां से, आपने कहा ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगी नहीं होगी? होगी ना। तो अब आप यहां पे ये लिखें कि ये टीपी है ना, ये जो ए बी है, इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू टीपी। रीजन क्या दोगे? 11वें का रीजन क्या दोगे? कंस्ट्रक्शन नहीं। और यार अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो मैंने जो आपको आपका पहला थ्योरम पढ़ाया उसमें क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होती है। पैरेलल तो होती है, कॉन्ग्रुएंट भी होती है। तब हम यहां पे क्या कहेंगे, वही लिखेंगे, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी। अच्छा, सो बेटा जी अब इस स्टेटमेंट को पकड़ लिया आपने। अब मेरी बात गौर से सुनिए, टीपी का क्या ताल्लुक है क्यूपी के साथ, बताएं जरा मुझे। टीपी का एबी के साथ ताल्लुक आपको पता चल गया। मुझे बताएं टीपी का क्या ताल्लुक है, या मैं ये कहूंगा कि आप मुझे ये बता दें कि क्यूपी का क्या ताल्लुक है। दिस क्यूपी हैव व्हाट रिलेशन विद टीपी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूपी का मैग्नीट्यूड ऑफ टीपी के साथ क्या ताल्लुक, हमजा बता दें। और टीपी टोटल है ना जी, टोटल है ना, क्यू है वो क्यूपी पॉइंट है टीपी का। एक पॉइंट, क्यू एक पॉइंट, कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू अगर मिड पॉइंट है तो क्यूपी क्या होगा, मिड पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन यूज करो ना, हाफ होगा। आप समझ आया नहीं यार? इसको कह दें आप जरा 12। बेटा जरा कंपेयर करें ना, आपको पता है कि टीपी का हाफ क्यूपी के बराबर है, और टीपी किसके इक्वल है, बी के। क्या मैं ए बी के टीपी की जगह ए बी नहीं डाल सकता? दोनों बातें प्रूफ हो गई फ्रॉम 11 एंड 12। क्या होगा, जहां टीपी है वहां पे भी डाल दें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूपी इज कॉन्ग्रुएंट टू या इज इक्वल टू कह दें, हमने इक्वल टू प्रूव करना मैग्नीट्यूड को, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ साइड ए। क्लियर है जी भाई साहब? ये आपकी जो 13th स्टेटमेंट है, इसने आपका काम पूरा कर दिया। दूसरी बात भी पूरी कर दी। पहली बात कहां पे पूरी हुई है भाई? आपकी 10वीं स्टेटमेंट से, कि आपकी साइड जो क्यूपी है वो ए बी के पैरेलल है, और जो आपकी दूसरी बात थी कि आपकी जो क्यूपी होगी वो तीसरी साइड की लेंथ के आपके बराबर होगी, वो आपने 13 में प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूव्ड। तो मेरे बात समझ आया नहीं यार? बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले आपने इन दो ट्रायंगल्स को क्या किया, करस्पॉन्डेंस ली, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट साबित किया। एंगल सी को एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट का, और इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। बस ये दो बातें हमने यहां से डिड्यूस की थी, और यही दो बातें हमें इस काबिल बनाएंगी कि हम शो कर दें कि ये पैरेललोग्राम है। जो पहली स्टेटमेंट होगी वो ये प्रूफ करेगी कि टी ए पी बी के पैरेलल है, और जो दूसरी स्टेटमेंट होगी, जो 5वीं स्टेटमेंट थी, वो ये प्रूफ करेगी कि ये जो पी बी है ये टी ए के कॉन्ग्रुएंट है। जब हम ये शो कर लेंगे तो हम प्रूफ कर देंगे कि ए बी पी टी क्या पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम शो हो जाएगा, हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हम फिर ये कह देंगे कि ए बी पैरेलल किसके है, टी पी के, तो इसका मतलब क्यूपी के भी पैरेलल होगा। इससे 10वीं स्टेटमेंट आपने याद है कि है ना, पैरेललोग्राम के बाद हमने अपना प्रूफ बस 4-5 लाइनें लिखी है। क्या लिखा जी? ए बी पैरेलल टू टी पी। क्यों? ये तो पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ नहीं हुआ? ए बी पी टी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब फिर इसमें जो ए बी होगा वो टीपी के पैरेलल है। तो अगर वो पीटी के टीपी के पैरेलल या पीटी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्यूपी के भी पैरेलल होगा। हमने और लिख के कह दिया, हमारी स्टेटमेंट प्रूफ हो चुकी है।
ठीक है। फिर बाकी मैंने कहा यार ए बी टी पी के कॉन्ग्रुएंट भी तो है। अच्छा ठीक है, हमें ये भी तो गिवन है, हमने जो कंस्ट्रक्शन में कहा था। ये कहां की बात है जी? दिस इज कंस्ट्रक्शन, लिखा नहीं है मैंने रीजन। ये बात पूरी होगी। कंस्ट्रक्शन में तो हमने ये कहा था। अच्छा ठीक है, ये हमने थ्योरम से निकाला, तो यार जहां पे टीपी है वहां पे भी नहीं आ सकता। टीपी और क्यूपी का ताल्लुक तो हमें पहले ही पता था, तो ए बी का भी हमें पैरेललोग्राम से मिल गया। ठीक है, पैरेलल के बाद फौरन आपने कॉन्ग्रुएंट साइड का लिखना कि अगर ए बी टीपी के पैरेलल है तो फिर कॉन्ग्रुएंट भी है। कॉन्ग्रुएंट है तो भाई ये टीपी के तो क्यूपी के पहले ताल्लुक मौजूद है जो कि कंस्ट्रक्शन में हमने एस्टैब्लिश किया होगा। तो इसका मतलब जो ताल्लुक क्यूपी का टीपी के साथ है वही ताल्लुक क्यूपी का ए बी के साथ भी होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। समझ आया? कोई सवाल तो बेटा आप पूछें, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। जी बच्चा। बेटा 12 वाली बात मैंने कंस्ट्रक्शन में कही थी और मैंने इस पे बड़ा जोर दिया था आप लोगों को कि आप जरा गौर से देख लें। ये देखें, मैंने कहा था पी क्यू जो है उसके बराबर क्यू टी बनाना है। ठीक है, जितने डिस्टेंस पर क्यू से पी है उतने डिस्टेंस पे आपने टी लेना। तो हमने कहा था इट इज द मिड पॉइंट। मैंने लिखवाया था नहीं लिखवाया था? ये मैंने लिखवाया था आपको। और यहाँ पे हमने दूसरी डेफिनेशन यूज करनी है। इसके अंदर कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है? दूसरी डेफिनेशन, जो कि हम मिड पॉइंट की लिखा करते हैं कि टोटल लाइन के आपके बराबर। प्रॉब्लम किसी को और कोई सवाल? समझ आया? बहुत आसान थ्योरम में थोड़ा ज़हन लगाना पड़ेगा।